जय हिंद दोस्तों, मैं नवदीप सिंह सैनिक फाइनेंशियल ज्ञान चैनल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक हमने पहले 3 वीडियोस में बात की है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में और इसके हर अहम हिस्से को हमने अलग अलग ब्रीफ किया है कि कैसे और कौन कौन से ज़रूरी चीज़ें हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ये वीडियो दोस्तों उन्हीं तीनों वीडियोज़ का समरी वीडियो है, ताकि आप आसानी से कम समय में सारी चीज़ों को समझ सकें कि कौन कौन सी चीज़ कैसे कैसे काम करती है। अब सबसे पहले वीडियो में हमने दोस्तों बात की थी कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों बहुत ज़रूरी है और कैसे करते हैं और क्या फ़ायदे होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने बात की थी कि फाइनेंशियल प्लानिंग करनी क्यों चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि आगे आने वाले दिनों में कुछ हमारे जो खर्चे हैं, जैसे यदि आप अनमेरिड हैं तो अपनी खुद की शादी के लिए पैसों के खर्चों की ज़रूरत होगी आपको। अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चे होंगे, उनके हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। आपके बच्चों की शादी के लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको अपना खुद का घर यदि आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा यदि आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी ज़रूरी पार्ट है लाइफ का कि आप अपनी रिटायरमेंट के लिए अब से जब आप अर्निंग शुरू करते हैं उसी समय से तैयारी शुरू करें तो बड़ी ही आसानी से आप उनको अचीव कर सकते हैं बिना किसी असुविधा के। तो ये सारे जो खर्चे होते हैं ये बहुत ज़रूरी खर्चे हैं जो आने ही हैं, और हम वक्त रहते अगर इनकी तैयारियां नहीं करते हैं तो लास्ट में जब समय आता है इन सब खर्चों का, उस समय हमें लोन के लिए जाना पड़ता है। और यदि आप खुद ही सोचिए, अगर हम सारी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए अगर एजुकेशन लोन लेना पड़ता है तो हम उन्हें विरासत में एक ईएमआई गिफ्ट करते हैं कि जिस दिन वो बड़े होकर पढ़ाई ख़त्म करने के बाद काम करना शुरू करेंगे उस समय आप उनको कुछ ही समय बाद उनकी एजुकेशन लोन की किस्तें शुरू हो जाएंगी और अपनी उनकी इनकम का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो एजुकेशन लोन की इंस्टॉलमेंट में चला जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे हालात पैदा ना हो इसके लिए हमें आज से तैयारी करनी चाहिए और हमें आज से अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए कुछ अमाउंट, थोड़ा बहुत अमाउंट एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए। एसआईपी है और बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, आगे चल के हम इसके विषय में बात करेंगे। तो ऐसी सारी तैयारियां हमें टाइम रहते करनी चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों, हमने एक फॉर्मूले की बात की थी 50-30-20 का। इस फॉर्मूले के तहत आप अपनी मंथली टोटल इनकम का 50% हिस्सा आपके जरूरी खर्चों के लिए रिजर्व रख लीजिए, जैसे कि आपके घर का किराया या घर की ईएमआई या घर का राशन लेना हुआ। और भी बहुत सारे खर्चे हैं, यदि आपके बच्चे हैं तो बच्चों की स्कूल फीस हुई, और आपके ऑफिस जाते जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे, पेट्रोल के खर्चे, ये सारे खर्चे हैं जो बहुत ज़रूरी हो चुके हैं और होते हैं, तो हम इन्हें टाल नहीं सकते हैं। तो इनके लिए कोशिश कीजिए आपकी मंथली इन हैंड इनकम का 50% हिस्सा आप इनके लिए रिजर्व रख लें। इसके बाद 30% और 20% के दो हिस्से बचते हैं। दो हिस्सों में से दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं यदि आप कोशिश करें तो। इसमें जो 30% हिस्सा है आप उसको सेविंग भी कर सकते हैं अगले आने वाले फ्यूचर के लिए, जैसे जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए। और जो 20% हिस्सा बचता है उसे आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने परिवार के सदस्यों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप अलग रख सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आप 20% में ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें, नहीं तो आप 30% हिस्सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो आप अपनी इच्छाओं पे तो काबू कर सकते हैं, लेकिन आपके परिवार के कुछ सदस्य जो हैं जिनकी बच्चे हुए, तो उनकी आपको इच्छा की पूर्ति के लिए आपको एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों, हमें ये सारी प्लानिंग स्मार्टली करनी होती है। अब ये सारी चीज़ें हमने डिसाइड तो कर ली कि हमें ये सारे लक्ष्य तय कर लिए हमने कि मुझे बच्चों की शादी और बच्चों के एजुकेशन के लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर लिए। तो इसके लिए हमें ये सारी प्लानिंग स्मार्ट तरीके से करनी होती है। स्मार्ट एक एब्रीवेशन है। इस एब्रीवेशन में हम एस का जो मतलब देखेंगे स्पेसिफिक। आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट डिसाइड करना होगा कि आपको पेंशन के लिए कितना पैसा चाहिए, और दूसरा आपके बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए कितना पैसा चाहिए, दूसरा आपका बच्चों की शादी के लिए आपको कितना पैसा चाहिए। ऐसे आपके हर लक्ष्य, घर के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, हर लक्ष्य के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको तय करना होगा। इसके बाद स्मार्ट का सेकंड अल्फाबेट आ जाता है एम। एम का मतलब है मेजरेबल। आपको ऐसा लक्ष्य तय करना है कि मापने योग्य हो। ऐसे नहीं हो कि मुझे रिटायरमेंट के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, मुझे बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारे पैसा चाहिए। आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट तय करना होगा। जैसे यदि आपके बच्चे को आप इंजीनियरिंग या डॉक्टरी कराना चाहते हैं तो आज जो उनकी इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के खर्चे हैं और
उस खर्चों को पता करके आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, जितने साल भी आपका वो बच्चों का खर्चा आने वाला है, उसमें 10 से 12% की हर साल महंगाई दर को जोड़ के आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें कि आपको एग्जैक्ट 10 लाख, 20 लाख या 25 लाख जितना भी अमाउंट आपको आज से 5 साल, 10 साल बाद जब आपका बच्चा हायर एजुकेशन के लिए पहुंचेगा उस समय चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, हमने बात की थी स्मार्ट की, तो स्मार्ट में थर्ड अल्फाबेट आ जाता है अचीवेबल। कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते समय ये इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आपका जो लक्ष्य है वो अचीव करने लायक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इतना बड़ा लक्ष्य रख लें जिसके पहुंच पाना आपकी प्रेजेंट इनकम के हिसाब से पॉसिबल ना हो। और इसके अलावा फोर्थ अल्फाबेट आ जाता है रिलेवेंट। दोस्तों, उपयुक्त जरूर होना चाहिए, हमारा कारण जो है वो उपयुक्त होना चाहिए कि हम किस चीज के लिए इसको निर्धारित कर रहे हैं। और इसके अलावा लास्ट में आ जाता है टाइमली। तो आपको जो भी प्लानिंग करनी है वो वक्त रहते करनी है। यदि आपका हाथ से वक्त निकल जाता है तो फिर हम उसको दोबारा नहीं पा सकते। इस वजह से ये सारी तैयारियां आपको समय रहते करनी चाहिए। और दोस्तों, ये सारे लक्ष्य तय करते समय आपको इस चीज का बहुत खास ख्याल रखना है कि महंगाई दर, जो महंगाई दर है हम जनरली उसको भूल जाते हैं और लास्ट में हमें इतनी प्लानिंग करने के बावजूद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है यदि हमने महंगाई दर को साथ में ध्यान में नहीं रखा तो इस वजह से महंगाई दर का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग में इंश्योरेंस। इंश्योरेंसेस फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे कि जो हमारे परिवार के अर्निंग मेंबर हैं उन सबको अपना टर्म इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए, ताकि भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन यदि किसी कारणवश परिवार के अर्निंग मेंबर को कुछ हो जाता है तो परिवार को एक तो दुख उस मेंबर के जाने का होगा, और दूसरा यदि उनके ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो वो दुख जो है वो कई गुना और बढ़ जाता है। तो दोस्तों, हमें अपने परिवार के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी अर्निंग मेंबर है हमारे इस परिवार का, उन सभी का टर्म इंश्योरेंस जरूर कराएं। पैसा सब कुछ तो नहीं दे सकता, लेकिन एक आज के समय में जो हमारी जरूरत के सामान है उनको खरीदने की ताकत जरूर हमारे बाद में हमारे परिवार को दे सकता है। इसके बाद दोस्तों बात आ जाती है हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फाइनेंशियल प्लानिंग में, क्योंकि यदि हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनमें से किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ जाती है और किसी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाता है, तो हमारी जितनी भी सेविंग्स है या जो भी इन्वेस्टमेंट है या हमने जो भी प्लान किया है अपने फ्यूचर के लिए, वो सारी चीज़ें बर्बाद हो सकती हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के खर्चों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए पूरे परिवार की हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है। यदि आपकी उम्र 30 के साल के आसपास है या उससे कम है तो आपको 5-6 हज़ार प्रीमियम में आपकी सिंगल 5 लाख की हेल्थ कवर मिल सकता है। और इसके अलावा यदि आप फैमिली फ्लोटर लेते हैं तो आपको 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार के बीच में आपको पूरे परिवार का, जैसे आप, आपकी वाइफ और आपके बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाती है। इसके अलावा एक बात का जरूर ध्यान रखें, जो भी आपके माताजी पिताजी हैं उनकी भी हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराएं, ताकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनके इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगते हैं और उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो उन सारे खर्चों को भी आप अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें और अपने माता पिता को अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा सकें। इसके बाद मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी जरूर लें परिवार के अर्निंग मेंबर का, क्योंकि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बहुत ही सस्ते होते हैं एज कंपेयर टू टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। तो आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बाई चांस किसी को भी, जो अर्निंग मेंबर को किसी हादसे की वजह से कुछ हो जाता है, तो एक बहुत अच्छा जो लमसम अमाउंट है वो आपके प्रोटेक्शन में तौर पे मिल जाता है और आपके परिवार को मिल जाता है यदि किसी हादसे की वजह से कुछ होता है तो। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड के बारे में। इमरजेंसी फंड एक बहुत ही ज़रूरी भाग है फाइनेंशियल प्लानिंग का, क्योंकि जैसे इस वक्त आप देख रहे हैं जो हालात हैं देश में, चारों तरफ लॉकडाउन है, सब लोग घरों में बैठे हुए हैं और सब काम धंधे इस वक्त बंद पड़े हुए हैं। तो दोस्तों ऐसी कोई सिचुएशन या इसके अलावा
कभी भी आपकी जॉब चली जाती है या आप जॉब छोड़ के दूसरी जॉब के लिए ढूंढते हैं, तो बीच का जो गैप का पीरियड है उस समय जो खर्चे हैं वो तो बंद नहीं होते, लेकिन हमारी इनकम जरूर जो है वो बंद हो जाती है। तो उस समय आपको उस गैप के पीरियड को मेंटेन रखने के लिए, आपके लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने के लिए एक इमरजेंसी फंड का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इमरजेंसी फंड कम से कम आप अपनी मंथली इनकम का 6 गुना आप अपने इमरजेंसी फंड के लिए अलग से रखें। इसके बारे में पूरी एक विस्तार से वीडियो हमने बनाई है, आप जाके उसे भी देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और आई बटन में भी आप दबा के देख सकते हैं। और दोस्तों, अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप आसानी से आके हमारे वीडियोस को देख के अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को और आसानी से कर सकें। और आने वाले दिनों में हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हर विषय को विस्तार में आपको आसान और सिंपल भाषा में समझा सकें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त, रिश्तेदार, आपके साथी भी इस वीडियो को देख के अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को कर सकें। आज के लिए इतना ही। आपका बेशकीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।